Very good morning to all of you. Today we will be finishing. We will be finishing the chapter waves. Okay. We have already read about wave motion, transverse and longitudinal waves, speed of wave motion, displacement relation for progressive wave, principle of superposition of waves. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक बार दोबारा आपको थोड़ा सा बताया था इसके बारे में. एक वेव है ऐसे. ओके. इसका जो एम्पलीट्यूड है वो है ए. ठीक है. और एक दूसरी वेव है. ठीक है. और इसका एम्पलीट्यूड है बी. तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, जब दो वेव्स आपस में मिलेंगी, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगता है और वो कहता है जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है y मान लो. ठीक है. इट विल बी इक्वल टू y1, मतलब डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड वेव, y1 प्लस y2. अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है. आपको पता है ट्रांसवर्स वेव के दो पार्ट्स होते हैं. ये ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? क्रेस्ट. ये ऊपर वाला पार्ट होता है क्रेस्ट और ये होता है ट्रफ. ठीक है. तो आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर कि ये जो क्रेस्ट है, यहाँ पर भी क्रेस्ट है, और जब ट्रफ है तो यहाँ पर भी ट्रफ है. तो क्रेस्ट पे क्रेस्ट गिर रही है, ट्रफ पे ट्रफ गिर रही है. ठीक है. तो बेसिकली जो आप लिखोगे वाई. अब पहली जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड कितना है? ए. और दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? बी. तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी. तो अब जो वेव बनेगी, जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, वो जो वेव बनेगी वो ऐसे दिखाएंगे हम. और उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी. बेसिकली अगर क्रेस्ट पे क्रेस्ट गिर रही है, ट्रफ पे ट्रफ गिर रही है, तो ए प्लस बी. ठीक है. लेकिन इसी का उल्टा केस करते, अगर मान लो ये जो बी वाली जो वेव है, जो दूसरी वेव है, ठीक है, वो कुछ ऐसे होती. ठीक है. अब आपको दिख रहा है जब यहाँ पे क्रेस्ट है तो यहाँ पे क्या ट्रफ है, और इसका एम्पलीट्यूड मान लो बी है. कितना है? बी. ठीक है. तो क्रेस्ट और यहाँ पे ट्रफ. ओके. तो अब क्या लिखोगे आप? अब इसे कैसे लिखोगे? y1 प्लस y2. ये फॉर्मूला तो एज इट इज रहेगा, बट यहाँ पे फर्क आ जाएगा. अब आपको पता है कि यहाँ पे जब क्रेस्ट है तो यहाँ पे ट्रफ आ रही है, तो बीच में तो प्लस ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ट्रफ के लिए माइनस आ जाएगा. तो नेट कितना बन जाएगा? ए माइनस बी. ठीक है. तो अब जो ग्राफ बनेगा, या जो अब जो बनेगा आपके पास, वो बनेगा y इज इक्वल टू ए माइनस बी. ठीक है. तो ए माइनस बी बनेगा अब यहाँ पर एम्पलीट्यूड. मैंने बता दिया कैसे. तो यहाँ पे जो आप ग्राफ बनाओगे, आप नेट जो एम्पलीट्यूड है वो घट जाएगा. अब आपको दिख रहा है जो क्रेस्ट वाली जो वेव है, जो पहली वेव है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा है, बी का एम्पलीट्यूड कम है. नेट एम्पलीट्यूड कम होगा लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा, तो ये बनेगी ऐसे बनेगी वेव. और यहाँ जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा? y इज इक्वल टू ए माइनस बी. ये आपको जब आप ट्वेल्थ में ऑप्टिक्स पढ़ोगे वहां पर भी काम आएगा, वेव ऑप्टिक्स में काम आएगा. ठीक है. यहाँ समझ लोगे तो वहां पे आसानी हो जाएगी. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं. स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग्स एंड ऑर्गन पाइप्स और बीट्स. बस दो टॉपिक है हमारे पास, फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक्स, और डॉपलर इफेक्ट सिलेबस में नहीं है. तो स्टैंडिंग वेव से शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव? As the name is suggesting, stationary or standing waves are formed in a medium when two waves having equal amplitude and frequency moving in opposite direction along the same line interfere in confined space. यहाँ पे बार बार आएगा सुपर इम्पोज या इंटरफेयर. ठीक है. मैं यहाँ पे आपको डायग्राम्स का बना के दिखाया था थोड़ा सा. मान लो अभी हमने जो पढ़ा उसमें अनइक्वल था ना एम्पलीट्यूड, लेकिन अब उसने क्या कर दिया? इक्वल एम्पलीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन. ये होगी एक वेव. दूसरी वेव होगी ऐसे.
तो देख पा रहे हो आप, जितना एम्पलीट्यूड ये है उतना ही एम्पलीट्यूड यहाँ पर है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो कितना आएगा आपके पास, नेट जो एम्पलीट्यूड होगा लगभग जीरो हो जाएगा। तो उससे जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे कुछ स्टेशनरी वेव, उसको आप अगर दिखाना भी चाहो तो ऐसे दिखा दोगे आप, मतलब एम्पलीट्यूड लगभग जीरो होगा उसका। Generally, such waves are formed by superposition of forward wave and reflected wave। क्योंकि आपको पता है जो आपके अभी हम पढ़ के आए रिफ्लेक्शन, कि जो रिफ्लेक्शन में जो फेज है वो चेंज हो जाता है। दीवार से अगर टकराया तो टकरा के उसका जो फेज है वो चेंज हो जाता है। तो ऐसी वेव्स तब बनती है स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स। बोथ longitudinal and transverse types of waves can form a stationary wave। दोनों ही बना सकती हैं, longitudinal भी और transverse भी। ट्रांसवर्स में क्रेस्ट और ट्रफ होता है, longitudinal में रेयरफैक्शन और कंप्रेशन होता है। एग्जाम्पल, a rope held vertically in the hand with the lower end hanging free made to vibrate briskly at the upper end। कोई भी एक रोप है उसको हमने वर्टिकली बांध रखा है, ठीक है, और नीचे वाले एंड को हमने फ्री छोड़ रखा है, और उसके बाद अगर हम तेजी से उसे मतलब हिलाएंगे ना, तो उससे जो वेव बनेगी वो स्टेशनरी वेव बनेगी। ठीक है, एन ओपन एंड ऑफ एन ऑर्गन पाइप इनटू विच एयर इज ब्लोन। ऑर्गन पाइप क्या हो जाएगा, बांसुरी, ये सारे जितने भी डिवाइसेस हैं जिसमें आप एयर ब्लो करते हो, दीज आर टाइप ऑफ ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप्स, अलग अलग होते हैं। ठीक है, फ्लूट इज एन एग्जांपल, अ गिटार स्ट्रिंग प्लग्ड इन द मिडल, गिटार स्ट्रिंग। ठीक है, अ क्लोज्ड एंड ऑफ द ऑर्गन पाइप इनटू विच एयर इज ब्लोन। देखो बांसुरी होगी एक, ठीक है, और एक ऐसे सीटी हो गई। सीटी में आपने देखा होगा एक एंड से आप हवा डालते हो, दूसरा एंड उसका बंद होता है। फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स एक्सप्लेन ग्राफिकली। अगर हम ग्राफिकली इसको एक्सप्लेन करें तो कुछ ऐसे, देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो पहली वेव है ये उसकी क्रेस्ट आई, मान लो ये इसकी क्रेस्ट है, उसी के सामने क्या आ रही है, ट्रफ आ रही है, और आप देख पा रहे हो दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो इक्वल है। क्रेस्ट के सामने ट्रफ या ट्रफ के सामने क्रेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज जब आप 12th क्लास में ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो वहां पर भी यही चीज हमने पढ़नी है। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, अब आपको पता है जितना एम्पलीट्यूड उसका उतना ही एम्पलीट्यूड ये, 2 - 2 0 होता है। तो यहां पर भी इसलिए स्टेशनरी वेव देखो स्ट्रेट लाइन से दिखाएंगे हम। ठीक है, नेट एम्पलीट्यूड लगभग जीरो हो जाएगा। एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम t is equal to 0, the resultant displacement graph is a straight line। All the particles of the medium affected by the two waves are at their equilibrium position पे। तो वो वाइब्रेट तो करेंगे, लेकिन हम कह सकते हैं कि वो रेस्ट पे ही है, क्योंकि जो उनका एम्पलीट्यूड है वो बिल्कुल नियरली इक्वल टू जीरो हो जाएगा, नियरली इक्वल टू जीरो। तो हम, अच्छा अभी यहाँ पर फिगर शोज द सिचुएशन आफ्टर अ टाइम t इज इक्वल टू t/4। अब कुछ टाइम के बाद, पहले तो स्टार्टिंग का टाइम लिया था ना t इज इक्वल टू 0, अब मान लो t इज इक्वल टू t/4, मतलब 25th, 1/4 of time period, where t is the time period of oscillation। It is seen in the figure that the wave A has advanced through a distance λ/4 towards the right and the wave B has advanced through the same distance towards the left। आप देख पा रहे हो जो वेव A है वो राइट की तरफ जा रही है λ/4, और जो वेव B है वो राइट की तरफ जा रही है, ठीक है, लेफ्ट की तरफ, सॉरी, सेम डिस्टेंस पे। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा इन दोनों का, द टू क्रेस्ट एंड द टू ट्रफ्स विल एड अप। ये देखो यहाँ पर ये क्रेस्ट है और ये वेव बी की भी क्रेस्ट है, तो क्रेस्ट और क्रेस्ट ऐड हो गया तो नेट एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। और उसी तरह ये ट्रफ है और ये भी ट्रफ है, तो एम्पलीट्यूड देखो बढ़ गया, देख पा रहे हो। ठीक है, द पार्टिकल्स 1, 3, 5 एंड 7 आर एट देयर एक्सट्रीम पोजिशन। यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं 1, देखो 1 भी एक्सट्रीम पोजिशन पे है, 3, 5 और 7, इन सब पे देखो मैक्सिमम वैल्यू है। 2, 4, 6 इन पे जीरो वैल्यू है इस वक्त, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, जीरो वैल्यू की। while the particles 2, 4 and 6 are at equilibrium position। तो यहाँ पर ये डायग्राम बन जाएगा। अब ऐसे ही हम t/4 लिए, अब हम t/2 की तरफ भी पढ़ सकते हैं। फिर 3t/4, t/2 कितना 50%, और 3t/4 कितना
75%, ठीक है। तो ये हम सब देख सकते हैं यहाँ पर। तो स्टैंडिंग वेव बेसिकली कब बनती है? स्टैंडिंग वेव तब बनती है जब हमारे पास दो वेव्स जो इक्वल एम्पलीट्यूड की हो, हाँ, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही, बिकॉज सेम डायरेक्शन में मूव करेगी तो हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से पढ़ लिया है कि उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके, ये देखो, ये यहाँ पर एनिमेशन से दिखा रखा है, देखो कैसे बनती है वेव, स्टेशनरी वेव। लगातार देखो ये वेव चेंज होती रहेगी, आप देख पा रहे हो डायग्राम में। देखो एम्पलीट्यूड घट रहा है, बढ़ रहा है, जैसे जैसे दोनों वेव्स अलग अलग एंगल्स पे जा रही हैं, टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये डेरिवेशन है आपके पास, हाँ, बट फॉर दिस डेरिवेशन आपको ये वाली इक्वेशन पता होनी चाहिए जो कि हम इसी चैप्टर में पहले डिराइव कर चुके। A फॉर एम्पलीट्यूड, साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा, V वेलोसिटी, T टाइम, X पोजीशन उसकी, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। ये इक्वेशन अगर पता है तो ही आप कर पाओगे, ठीक है। ये इक्वेशन कब आती है? जब वेव जा रही हो लेफ्ट से राइट, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था हमने इसके डेरिवेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और ये वाली इक्वेशन कब? जब वेव जा रही हो राइट से लेफ्ट, ठीक है। लेट द इंसिडेंट वेव बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस, ये आप इक्वेशन पढ़ चुके हो, ठीक है, इक्वेशन आ गई है। उसके बाद इफ देयर विल बी नो रिवर्सल ऑफ फेज ड्यू टू रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्टिव वेव विल हैव द सेम एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, हम मान रहे हैं कि उसका कोई फेज में चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, बस डायरेक्शन चेंज हो रही है, बेसिकली फेज में कोई चेंज नहीं आ रहा बट डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो पहले लेफ्ट से राइट पे जा रही थी तो राइट से लेफ्ट में चली जाएगी, डायरेक्शन तो चेंज होगी ना। तो यहाँ पे vt माइनस एक्स और यहाँ पे vt प्लस एक्स। तो अब मैंने आपको क्या बताया, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल सब्जेक्टेड टू दीज डिस्टर्बेंसेस साइमल्टेनियसली इज y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। बार बार बोल रहा हूँ, ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो a साइन दिस प्लस, अब हमें पता है यहां पर ये फॉर्मूला हो गया, साइन 2 पाई बाय लैम्डा वीटी माइनस एक्स प्लस साइन 2 पाई बाय लैम्डा वीटी प्लस एक्स। आप देख पा रहे हो यहां पर a साइन a 2 पाई बाय लैम्डा, ये कॉमन है इसमें, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगाएंगे हम। आप मैथ्स में ऑलरेडी आइडेंटिटी पढ़ चुके हो। यूजिंग द आइडेंटिटी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कोस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। मैथ्स में आप ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे, अदरवाइज जो जीरो चैप्टर था उसमें फिजिक्स का, उसमें भी ये फॉर्मूलेस थे, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा या साइन ए प्लस साइन बी, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कोस ए माइनस बी अपॉन 2। तो यहाँ पे यूज करेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2a साइन 2 पाई बाय लैम्डा वीटी, ठीक है, cos 2 पाई बाय x अपॉन लैम्डा। यहाँ ध्यान रखना हमने क्या आइडेंटिटी लगाई है, cos माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है। तो हमने इसको यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया ऐसे, और कुछ नहीं किया, चेंज कोई नहीं किया। ये हमारी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट, दिस रिप्रेजेंट्स अ साइन वेव विद एम्पलीट्यूड। तो यहां से हमारे पास क्या आ रही है, एक साइन वेव आ रही है जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, 2a। ये देखो अभी हमने जो पुरानी इक्वेशन पढ़ी उसमें क्या था, साइन से पहले जो चीज लिखी हुई थी वो क्या है आपके पास, एम्पलीट्यूड है, तो टोटल पूरे का पूरा एम्पलीट्यूड है, ठीक है। दस द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज अ फंक्शन ऑफ x। तो किसका फंक्शन है, x। तो जो भी एम्पलीट्यूड है वो किसका फंक्शन होगा, x का। तो यहाँ पे r, इसको हम मान लेंगे r, तो यहां से हम पुट करेंगे तो r इज इक्वल टू 2a cos 2 पाई x लैम्डा। ये r किसके लिए है, रिजल्टेंट के लिए है। तो अगर मैं रिजल्टेंट जो वेव आ रही है उसको लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू r की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, साइन 2 पाई वी टी अपॉन लैम्डा,
ठीक है। अब आपको डिस्प्लेसमेंट मिल गई, तो आप क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, डेरिवेटिव करके, डिफरेंशिएटिंग। तो dy बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। 4 पाई ए वी कॉस 2 पाई एक्स इंटू कॉस 2 पाई वी टी लेमडा। अब ये तो एम्पलीट्यूड हो गया, तो साइन की क्या होती है, साइन की क्या हो जाएगी, कॉस। तो यहाँ पे साइन का कॉस हो जाएगा 2 पाई वी टी अपॉन लेमडा। और मैंने आपको एक रूल बताया था कि पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की होगी, फिर उसके एंगल की होगी। तो यहाँ पे साइन का एंगल क्या था, 2 पाई वी टी अपॉन लेमडा। तो उसकी वजह से कितना आ जाएगा हमारे पास, पाई इज कांस्टेंट, ठीक है। v तो हम t की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 2 पाई v अपॉन लेमडा साथ में एक और आ जाएगा, ओके। तो 4 पाई a v अपॉन लेमडा। देखो, सिर्फ और सिर्फ जो डेरिवेटिव होगा वो t का होगा, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज 1। उसके बाद ये क्या आ गया हमारे पास, वेलोसिटी आ गई। अब आपको पता है वेलोसिटी से क्या निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। इसको डबल डेरिवेटिव कर देंगे इसको, तो डबल डेरिवेटिव ले लिया इसका, तो ये हमारे पास एक और बार आ गया। अब अगेन कोस की क्या हो गई, साइन। ध्यान रखना, आप बार मुझसे पूछोगे बाद में कि सर आप इसकी तो कर रहे हो लेकिन इसकी क्यों नहीं कर रहे हो आप डिफरेंशिएशन। बिकॉज बेटा ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। आपके पास साइन का फंक्शन है और फेस चेंज हो रहा है लगातार, एम्पलीट्यूड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो हम सिर्फ जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो इस टर्म की कर रहे हैं। जब एक बार करेंगे तो साइन का यहाँ पे देखो कोस आ गया, और फिर जब इसकी दोबारा करेंगे तो कोस का यहाँ पे क्या बन गया, साइन बन गया, ठीक है। और ध्यान रखना, जैसे मैं आपको करके दिखाया था यहाँ पर, देखो हमारे पास फंक्शन क्या है। मान लो फंक्शन है हमारे पास साइन 2 पाई वी टी अपॉन लेमडा, ये हमारे पास है ना फंक्शन। तो आपने इसको डेरिवेटिव करना है, तो डी वाई डी टी इज इक्वल टू, साइन की क्या हो जाएगी, पहले देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की होगी, तो साइन की होती है कॉस, एंगल सेम रहेगा 2 पाई वी टी अपॉन लेमडा। तो ये तो होगी साइन की कॉस इनटू, उसके बाद उसका जो एंगल है, एंगल कितना है, आर्ग्यूमेंट कितना है, 2 पाई वी टी अपॉन लेमडा, उसकी भी होगी। तो वहां से उसमें सारी सारी टर्म्स कांस्टेंट है, बिकॉज हमने सिर्फ टी की रिस्पेक्ट में करना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 पाई वी अपॉन लेमडा। और t की डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू t कितनी होती है, 1। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो इस चीज को कि t की डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू t कितनी होती है, 1 होती है। तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं बार बार। मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ जाए कि डेरिवेशन कैसे करनी है, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। तो ये हम कर रहे हैं बार बार। उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। अब हमने डबल डेरिवेटिव कर लिया, ठीक है। तो द स्ट्रेन और द कंप्रेशन इज गिवन बाय डी वाई अपॉन डी एक्स। अभी हमने किसके रिस्पेक्ट में किया था, टी के रिस्पेक्ट में किया था ना। अब हमने उसी इक्वेशन को, जो पहले हमारे पास जो इक्वेशन आई है, हमने उसी को, ये जो इक्वेशन है हमारी इक्वेशन नंबर 3, हमने इसी को अब एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। अभी हमने किसके रिस्पेक्ट में किया है, टी के रिस्पेक्ट में किया ना, हमने एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो अब देखो क्या आएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स यह आ जाएगा -4 पाई a अपॉन लेमडा साइन 2 पाई x अपॉन लेमडा साइन 2 पाई वी टी अपॉन लेमडा, ओके। अब हम जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, जो सेकंड टर्म थी, ठीक है। अच्छा, चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, पोजीशन ऑफ नोड्स। नोड्स क्या होते हैं, द पोजीशन ऑफ जीरो एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड नोड्स। फ्रॉम इक्वेशन 4, जो भी हमारे पास इक्वेशन 4 आई थी पिछले, r इज इक्वल टू 2a cos 2 पाई x अपॉन लेमडा। तो एम्पलीट्यूड विल बी जीरो एट पॉइंट्स वेयर,
तो देखो नोड्स की पोजीशन निकालनी है, तो पोजीशन ऑफ नोड्स ऑफ जीरो एम्पलीट्यूड, जहां पे जीरो एम्पलीट्यूड हो, और एम्पलीट्यूड यहाँ पे किसको शो कर रहा है, cos 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। cos 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो cos की वैल्यू जीरो कहाँ कहाँ होती है, cos की वैल्यू जीरो कहाँ होती है, cos जीरो जीरो नहीं होता, cos जीरो वन होता है, cos 90 पे, कितनी पे, 90 पे, मतलब cos पाई, मतलब cos पाई पे होगी जीरो, cos 3 पाई पे जीरो होगी, cos 5 पाई पे जीरो होगी, cos 7 पाई पे जीरो होगी। मतलब जब भी आपके पास ओड कोस आएगा, ओड कोस, तो तब क्या होगी, जीरो होगी वैल्यू। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही जगह पे जीरो होती है, 90 पे जीरो होती है ना कोस की वैल्यू, बट सिर्फ 90 क्यों, 90 के साथ साथ 3 पाई, सॉरी पाई बाय टू पे, ठीक है, तो पाई बाय टू पे जीरो होती है, 3 पाई बाय टू पे जीरो होती है, 5 पाई बाय टू पे जीरो होती है। तो यहाँ पे हम एक जनरल इक्वेशन बना लेंगे, 2n+1। अब देखो इसमें अगर हम कोई भी वैल्यू पुट कर दो, n की वैल्यू को जीरो पुट करो तो कितना आएगा, पाई बाय टू, 90। n की वैल्यू को अगर वन पुट करोगे तो कितना आएगा, 3 पाई बाय टू। n की वैल्यू को अगर टू पुट करोगे तो कितना आएगा, 5 पाई बाय टू। जब भी आपका 90 का मल्टीपल आएगा ओड में, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, तो नोट्स कहाँ कहाँ आए हमारे पास, तो यहां से देखो x की वैल्यू, यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये तो हमें पता है कि cos की वैल्यू जीरो कब आएगी, 2n+1 इंटू पाई बाय टू। सिर्फ 90 की बात नहीं हम कर सकते, हमें हर एंगल की बात करनी पड़ेगी जहां जहां cos की वैल्यू जीरो होती है। तो वो कहां पर होगी, 2n+1 पाई बाय टू, यहां से cos और यहां से cos कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई बाय लैम्डा को उधर ले जाएंगे हम, कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया और ये लैम्डा ऊपर चला गया। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, देखो यहाँ पे पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, लैम्डा ऊपर चला गया और टू नीचे आएगा, तो 2 × 2 4। ठीक है, तो नोट्स की पोजीशन क्या क्या बनेगी, अब हम क्या करेंगे, n को एक बार जीरो पुट करेंगे तो कितना आएगा, लैम्डा/4। एक बार n को वन पुट करेंगे तो कितना आएगा, 3 लैम्डा/4। एक बार n को टू पुट करेंगे तो 5 लैम्डा/4। ठीक है, अब एंटी नोट्स, नोट्स क्या होते हैं, जहां पे जीरो डिस्प्लेसमेंट होती है वहां पे नोट्स, और जहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड एंटी नोट्स। तो वो कब होगा, जब कोस की वैल्यू जीरो होगी तो जीरो एम्पलीट्यूड का पोजीशन आएगा, और जब कोस की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो एंटी नोट्स आएंगे आपके पास। तो r इज इक्वल टू 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्डा, द एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम एट पॉइंट्स जब साइन की वैल्यू जीरो हो या कोस की वैल्यू +-1 हो, दोनों कंडीशन सेम आएगी बिल्कुल। साइन की वैल्यू जीरो कहां पे होती है, जीरो पे, और कोस की वैल्यू +1 कहां पे होती है, कोस की वैल्यू +1 कहां पे होती है, जीरो पे। ठीक है, और कोस की वैल्यू -1 कहां पे होती है, कोस 180 पे, मतलब पाई पे। तो देखो अब इसमें हम कंडीशन लाएंगे, तो 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एन पाई। एन पाई का मतलब चाहे आप n को जीरो पुट करो तो साइन जीरो जीरो होता है, वन n को अगर वन पुट करोगे तो कितना आएगा, 180। साइन 180 भी आपके पास जीरो होता है। उसके बाद अगर n को टू पुट करोगे तो 360 आएगा, 360 का मतलब कितना, 2 पाई, 2 पाई का मतलब कितना, जीरो एंगल, तो वहां भी जीरो आता है। तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा। तो यहां से क्या हो जाएगा, फिर दोबारा से पाई कट जाएगा, लैम्डा उधर चल जाएगा और टू नीचे आ जाएगा, तो n लैम्डा/2। तो 0 लैम्डा/2, लैम्डा 3 लैम्डा/2 और 2 लैम्डा, ये सारी अगर वैल्यूज हम पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। जब 0 पुट करेंगे तो 0, जब 1 पुट करेंगे तो लैम्डा/2, जब 2 पुट करेंगे तो n की जगह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स फॉर अ स्टेशनरी वेव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस इज। ठीक है, characteristics of stationary waves, in stationary waves there are certain points called nodes
वेयर द पार्टिकल्स आर परमानेंटली एट रेस्ट। बेसिकली नोड्स का मतलब आपने बोलना है पोजीशन ऑफ जीरो एम्पलीट्यूड, और एंटी नोड्स क्या होते हैं, पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये सब आपके पास पढ़ सकते हैं नोट्स के अंदर। ये क्वेश्चन एक और इम्पोर्टेंट, अब तक हमने एक डिफरेंस पढ़ लिया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंस का, ये कई बार आ जाती है, प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव। द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम ट्रेवल्स ऑनवर्ड्स, इट बीइंग हैंडेड ओवर फ्रॉम वन पार्टिकल टू नेक्स्ट। ईच पार्टिकल एग्जीक्यूट्स सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, एज द प्रोसीडिंग वन। जो उससे पहले जो पार्टिकल है जो वाइब्रेशन वो कर रहा है वही वाइब्रेशन ये भी करेगा, दो नॉट एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर अच्छा, एम्पलीट्यूड सभी का सेम होगा, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स आर डिफरेंट रेंजिंग फ्रॉम जीरो एट द नोड्स टू मैक्सिमम एट द एंटी नोड्स। तो यहाँ पे सबका एम्पलीट्यूड सेम है प्रोग्रेसिव वे में, इसमें सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है, नोड्स बनेंगे, एंटी नोड्स बनेंगे। नो पार्टिकल इज परमानेंटली एट रेस्ट, जो नोड्स वाले पार्टिकल्स हैं वो हमेशा रेस्ट पे ही होंगे। ठीक है, तो ये भी हम पढ़ सकते हैं इसमें से। ठीक है, हाँ जी। तो स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेस स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। अब एक स्ट्रिंग है, उसको हमने दोनों एंड से फिक्स कर दिया, मतलब यहां भी बांध दिया, इस पॉइंट पे भी बांध दिया, और इस पॉइंट पे भी हमने बांध दिया उसे। ठीक है, तो वेरियस मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। लेट अस कंसीडर स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड अलोंग एक्स एक्सिस विद इट्स एंड्स रिजिडली फिक्स्ड एट पॉइंट्स x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू l। एक पॉइंट को हमने फिक्स कर लिया तो ये 0 हो गया और ये l, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, l। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, कैपिटल L। ठीक है, व्हेन वाइब्रेशंस आर एक्साइटेड इन द स्ट्रिंग, अगर हमने बीच में हल्का सा भी इसमें स्ट्रिंग पे फोर्स लगा दी तो ये क्या करेगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। इट मे वाइब्रेट इन द फॉर्म ऑफ वन और मोर नंबर ऑफ सेगमेंट्स विच आर कॉल्ड नॉर्मल मोड्स। अब मान लिया हमने अगेन इंसिडेंट वेव का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बार बार हम पढ़ रहे हैं इसको, y1 इज इक्वल टू a sin 2 pi by lambda vt minus x। ठीक है, अब हम ये मान रहे हैं जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसका सेम एम्पलीट्यूड है, वेलोसिटी है और वेवलेंथ है। ड्यू टू रिवर्सल ऑफ फेस द साइन a इज रिवर्स्ड इन द एक्सप्रेशन फॉर y2। अब यहां पर क्या होगा, जब एक वेव यहां से यहां पे ट्रेवल करेगी तो वो टकरा के वापस आएगी, लेकिन इस डायरेक्शन से आएगी। तो अब जहां पे क्रैश आ रही थी वहां पे ट्रफ आएगी, और जहां पे ट्रफ आ रही थी वहां पे क्रैश आएगी। तो इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन आया है एम्पलीट्यूड में, और प्लस तो आएगा ही आएगा, बिकॉज पहले लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रेवल कर रही है। ठीक है, और नीचे वाली वेव में राइट टू लेफ्ट ट्रेवल कर रही है, तो प्लस का निशान का फर्क आएगा ही, और एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। मतलब जहां पर एम्पलीट्यूड है वहां पर अब ट्रफ आएगा, ट्रफ में माइनस हो जाएगा। तो अगेन अब ये दोनों वेव सुपर इम्पोज करेंगी। ठीक है, तो यूजिंग द आइडेंटिटी दोबारा से वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे और हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। बस यहाँ पे देखो माइनस का फर्क आ रहा है। ठीक है, द वेव इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आई है ये बता रही है ट्रेवलिंग वेव, बट इट रिप्रेजेंट्स अ स्टैंडिंग वेव, अ वेव इन विच द वेव फॉर्म डज नॉट मूव। द एम्पलीट्यूड इज दिस, सेम एम्पलीट्यूड आएगा जो पहले आ रखा था। ठीक है, तो as the two ends are fixed, nodes are formed at x is equal to 0 and x is equal to capital L. So we have the boundary conditions. अब आपको पता है y is equal to 0 at x is equal to 0, y is equal to 0 at x is equal to L। ये हमारा जो डायग्राम था वो ऐसा है ना कुछ। ठीक है, यहां पर 0 है और यहां पर L है, यहाँ पे x is equal to 0, यहाँ पे x is equal to L। अब वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 ही रहेगा, बिकॉज ये जो रस्सी है वो तो ऐसे ही है ना सीधी, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो बात ही नहीं हम कोई कर रहे हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0 चाहे x इज इक्वल टू 0 पे हो, y इज इक्वल टू 0 चाहे x इज इक्वल टू L हो। अब ये दोनों बाउंड्री है ना, बिकॉज हमने बाउंड्री बना दी यहाँ पर 0 से लेके L तक। द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन इज सेटिस्फाइड फ्रॉम इक्वेशन 3 टू सेटिस्फाई द सेकंड बाउंड्री कंडीशन फ्रॉम इक्वेशन 3। अब अगर हम चाहते हैं कि इक्वेशन फ्री हो जाए, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये हमारी इक्वेशन आ रही है, वो ये कह रहा है कि जब y इज इक्वल टू 0 है और x इज इक्वल भी 0 है तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है।
जब x 0 हो गया, मान लो इस कंडीशन में x 0 हो गया, तो x से मल्टीप्लाई होगा तो सारे का सारा 0 हो जाएगा, तो y भी 0 है, बिल्कुल सही जा रहा है। बट अगर हमने सेकंड वाली जो कंडीशन है कि जब x l के इक्वल होगा तो y 0 होगा, अगर हमने ये प्रूफ करके दिखाना है तो यहाँ पे देखो प्रूफ करके दिखाते हैं। ये कंडीशन क्या है हमारे पास y की, y इज इक्वल टू -2a sin 2 पाई, यहाँ पे x था ना, तो यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर दिया, l पुट कर दिया। हमें दिखाना है करके कि हाँ ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए, बिकॉज कंडीशन ये कहती है कि जब x इज इक्वल टू l है तब भी y 0 आना चाहिए। और वो कब हो सकता है, जब साइन 2 पाई l अपॉन लैम्डा कितना हो जाए, 0 हो जाए। और वो कहां पर होगा, जब साइन की वैल्यू 0 कहां पर होती है, अगेन 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, 4 पाई पर, 5 पाई पर, 6 पाई पर, ठीक है। तो n की वैल्यू 1 2 3, तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम वैल्यू, और आपको दिख रहा है यहाँ पे L की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, L लैम्डा अपॉन 2। तो वेयर हेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 corresponds टू फर्स्ट सेकंड थर्ड मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। देखो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है आपको, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ठीक है। देखो यहाँ पर दोनों एंड हमने फिक्स कर रखे हैं ना, इसीलिए रस्सी ऐसे ही आपके पास घूम रही है। जब n इज इक्वल टू 1 होगा तो देखो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2l, जो पीछे जो हमारे पास कंडीशन आई है वो याद रखना है। जब n इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, तो 1 बाय तो लैम्डा बाय 2 हो जाएगा ये। तो l इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय 2, तो लैम्डा 1 कितना हो गया, 2l। तो वहां से हम क्या निकाल लेंगे, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो वहां से हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन वेवलेंथ। तो यहां से हम निकाल रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे v का फॉर्मूला t बाई m होता है, एक और फॉर्मूला में पढ़ा हुआ है हमने पिछले वाली एक्सरसाइज में ऑसिलेशंस में से। तो यहाँ से हम v1 निकाल लेंगे, ये v की वैल्यू हमने पुट कर दी, यहाँ पर यह है ना, ये v है ना यहाँ पर, तो ये v की वैल्यू हमने पीछे से पुट कर दी। हमने ये ऑसिलेशन चैप्टर में पढ़ा था ये वाला हमने टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दिया तो ये आ गया। अब सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ एक ही दो नोड्स बन रहे हैं, एक एंटी नोड बन रहा है, ये बीच वाला एंटी नोड है, और ये जीरो डिस्प्लेसमेंट है, नोड्स जीरो डिस्प्लेसमेंट, और एंटी नोड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब ऐसे ही हम एन की वैल्यू को 2 पुट कर देंगे। अब देखो यहाँ पर 3 नोड बन रहे हैं और 2 एंटी नोड बन रहे हैं, ऐसे ही आगे हम इसको करते जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, अब n की वैल्यू हमने 3 पुट कर दी, अगेन अब 4 नोड बन रहे हैं और 3 क्या बन रहे हैं, एंटी नोड बन रहे हैं, ओके, ठीक है। तो अगर हम जनरल की बात करें, पोजीशन ऑफ नोड्स व्हेन स्टैंडिंग वेव्स आर सेट अप इन द स्ट्रिंग, द पॉइंट्स वेयर एम्पलीट्यूड इज 0 आर कॉल्ड नोड्स। In the nth mode of vibration, there are n plus 1 nodes and they are located at x is equal to 0, l by n, 2l by n, dash 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 up to n। यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्लियरली कि जब हमने n की वैल्यू 3 पुट की ना, तो कितने नोड्स आए, 4 नोड आए, और कितने एंटी नोड आए, 3 एंटी नोड आए। अब ध्यान से देखो इधर, जब हमने n की वैल्यू 2 पुट की तो हमारे पास कितने नोड आए, 3 नोड आए, एंटी नोड कितने आए, 2 एंटी नोड आए। और जब हमने n की वैल्यू 1 पुट की थी तो हमारे पास कितने नोड आए थे, 2, और एंटी नोड कितने आए थे, 1। तो यहां से क्या पता चलता है कि जब हमने n की वैल्यू 1 पुट की तो हमारे पास 2 नोड्स, एक एंटी नोड, ठीक है। जब हमने n की वैल्यू 2 पुट की तो हमारे पास 3 नोड्स और 2 एंटी नोड, और जब हमने n की वैल्यू 3 पुट की तो हमारे पास कितने आए, नोड्स आए 4 और एंटी नोड आए 3। तो बेसिकली जितने हम n ले रहे हैं उतने ही एंटी नोड आ रहे हैं, लेकिन जो आपके पास नोड्स हैं वो हमेशा एक ज्यादा आ रहे हैं। इन द nth मोड ऑफ वाइब्रेशन n प्लस 1 नोड्स है, मतलब जैसे अगर n आपने रख दी मोड ऑफ वाइब्रेशन,
तो हमेशा n+1 नोड्स आएंगे। जैसे कि मैं बता रहा हूं एक एग्जांपल, कि जब हमने सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन लिया तो हमारे पास 3 नोड्स आ रहे हैं और 2 एंटी नोड आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है जितना nth मोड होगा उससे एक ज्यादा नोड आएगा, लेकिन जितना nth मोड होगा उतने ही एंटी नोड आएंगे। ठीक है, तो nth मोड में n ही एंटी नोड होंगे। तो ये पोजीशंस हो गई, डिसाइड कर ली हमने। ये यहाँ पर हमारे पास देखो डायग्राम, फर्स्ट वाले में देखो सिंगल एक वेव बन रही है। जब सेकंड हार्मोनिक आएगा तो दो, तो देखो ध्यान से 3 नोड बन रहे हैं हमारे पास। यहाँ पर ये देखो, ये दोनों एन नोड्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, ऐसे से बढ़ता जाएगा। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड एट वेरियस मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। अभी तक हमारे पास क्या था कि दोनों एंड हमने बंद कर रखे थे ना, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, एक एंड बंद कर दिया, एक एंड को हमने खुला छोड़ दिया। अभी हमने क्या किया था कि दोनों एंड को बंद कर दिया था, अब हमने क्या कर दिया, एक एंड बंद एक एंड खुला छोड़ दिया। तो अब क्या होगा, लेट अस कंसीडर अ पाइप। अब हमने एक पाइप कंसीडर कर लिया जो कि एक तरफ से खुला है और एक तरफ से बंद है। तो एक पॉइंट x इज इक्वल टू 0, एक पॉइंट x इज इक्वल टू l। ठीक है, अगेन y1 की वैल्यू सेम, बिल्कुल बिल्कुल सेम वैल्यू, vt प्लस एक्स और यहाँ पे vt माइनस एक्स। तो दोनों को डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, फिर y1 प्लस y2 लगाएंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे। तो हमारे पास अब जो इक्वेशन बन रही है, y इज इक्वल टू 2a साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा इंटू कोस 2 पाई vt अपॉन लैम्डा। आइडेंटिटी याद रखनी है आपने, बहुत बार यूज हो रही है आइडेंटिटी। आर का फॉर्मूला वही सेम। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 0, ये तो कंडीशन पहले भी थी और ये कंडीशन सेटिस्फाई होती भी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जब y इज इक्वल टू मैक्सिमम होगा, x l होना चाहिए। मतलब जब x की वैल्यू l है तो y मैक्सिमम। बिकॉज उसका रीजन क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो डायग्राम है, मान लो यहां से वेव चली, यहां से वेव चलती है, ठीक है, यहां तक तो जा रही है x के अलोंग, लेकिन जब यहाँ पे निकलेगी वो वेव तो फिर उसके पास स्पेस आ जाएगा, x में भी जा सकती है, y में भी जा सकती है, तो वो x में भी जाएगी और y में भी जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, जब वो इस एंड से, क्योंकि यहाँ पर क्लोज नहीं है, यहाँ पर वो बंद नहीं है, अब यहाँ पर खुला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे खुला हुआ है तो वो y में भी जा सकती है। इज दैट क्लियर? तो y मैक्सिमम होगा जब x इज इक्वल टू l होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टू सेटिस्फाई द सेकेंडरी बाउंड्री कंडीशन फ्रॉम इक्वेशन, क्या होना चाहिए, y मैक्सिमम होना चाहिए। तो y की वैल्यू तो ये है और x की जगह क्या रख देंगे, l रख देंगे। तो आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है साइन और कोस दोनों की, +1। कितनी होती है, +1। ठीक है, तो यहां पर क्या कर देंगे, और साइन की वैल्यू मैक्सिमम कहां होती है, 90 पे होती है। साइन की वैल्यू कहां होती है मैक्सिमम, 90 पे। 90 का मतलब π/2, तो यहां से जनरल बना लेंगे 2n-1, n की वैल्यू 1 2 3 4 रख देंगे। यहां से देखो पाई से पाई कैंसल, लैम्डा यहाँ चला जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा, तो λ/4। तो सेम ऐसे ही निकाल लेंगे, बस यहाँ पे 2n-1 आया। फिर ऐसे ही फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ठीक है, l निकाल लेंगे, λ1 निकाल लेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। ये क्या निकाली हुई है, फ्रीक्वेंसी, जैसे पहले निकाली है। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, एक नोड बन रहा है और एक एंटी नोड बन रहा है, बस। पिछले वाले में थोड़ा फर्क था, पिछले वाले में इसी कंडीशन पे जब दोनों एंड क्लोज थे तो 2 नोड बन रहे थे और एक एंटी नोड बन रहा था। इसमें सिर्फ एक नोड है और दूसरा एंटी नोड है। तो मतलब जब n इज इक्वल टू 1 है, एक नोड एक एंटी नोड। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या है, हमारे पास एक, दो, दो नोड बन रहे हैं, एक एंटी नोड बन रहा है।
इसमें थोड़ा सा अलग आएगा पैटर्न। अब तीसरे वाले में क्या है, जब n इक्वल 3 है तो एक नोड, सॉरी 3 नोड बन रहे हैं और 2 एंटी नोड बन रहे हैं। तो यहां से जब हम जनरल कंडीशन निकालेंगे तो ये कंडीशन आएगी, इन जनरल nth mode of vibration Vn is equal to 2n minus 1v upon 4l is equal to 2n minus v न्यू 1। न्यू की वैल्यू कितनी है, न्यू की वैल्यू हमारे पास पुट कर देंगे यहाँ पर v अपॉन 4l। ओके, इट इज कॉल्ड n minus 1th ओवरटोन और द 2n minus 1th हार्मोनिक। अब ये क्लियर हो गया आप सबको। पहले हमने क्या किया, दोनों एंड को फिक्स किया, फिर हमने क्या किया, एक एंड को खोल दिया, एक एंड को बंद कर दिया, और लास्ट क्या है हमारे पास, एक ऐसा पाइप जो दोनों तरफ से ओपन है, ना इधर बाउंड्री है ना इधर बाउंड्री है, कोई बाउंड्री नहीं है। 3 केस है हमारे पास। पहला केस क्या है हमारे पास कि दोनों एंड क्लोज हैं, दोनों एंड पे बाउंड्री लगा दी हमने, बाहर नहीं जा सकती वहां से फिर। दूसरा केस क्या किया हमने कि हमने एक एंड की बाउंड्री खोल दी, एक एंड को बंद रखा। तीसरा केस क्या है हमारे पास, कोई भी बाउंड्री नहीं है, दोनों एंड ओपन है, दोनों एंड ओपन है। तो सेम ऐसे ही, ठीक है। अब क्या होगा, y1 और y2 सेम कंडीशंस, बिल्कुल सेम आ जाएगा हमारे पास, एम्पलीट्यूड भी सेम, लेकिन अब थोड़ा सा फर्क हुई, y इज इक्वल टू मैक्सिमम, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू मैक्सिमम, x इज इक्वल टू l। अब ये वाली कंडीशन भी बदल गई, क्योंकि अब कोई भी एंड बंद ही नहीं है, दोनों एंड खुले हैं। तो चाहे देखो यहाँ पे डायग्राम में, अब चाहे वेव यहां से आए या यहां से आए, जैसे ही वो इस लेंथ को पार करेगी वो y एक्सिस में जा पाएगी, ठीक है। तो दोनों साइड से y की वैल्यू मैक्सिमम होगी इस बार, क्योंकि हमने दोनों साइड खोल दिए। तो चाहे x इज इक्वल टू 0 हो या x इज इक्वल टू l, y क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और y की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, ठीक है। यहां पर क्या है, कोस आया ना हमारे पास, कोस, कोस की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, 0 पे। कोस की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, 0 पे, 0 पे, ठीक है। पाई पे -1 होती है, ठीक है। उसके बाद 2 पाई पे +1 होती है, 3 पाई पे -1 होती है। अच्छा, कोस में ध्यान रखना कि इसमें ओड इवन का फर्क पड़ता है। कोस पाई -1, कोस 3 पाई -1, कोस 5 पाई -1, बट कोस 2 पाई +1, कोस 4 पाई +1, कोस 6 पाई +1। तो यहां से कंडीशन आ गई L इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2। अब एक एक करके वैसे ही निकालेंगे हम फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, जैसे हमने पहले निकाला। सेकंड, n की वैल्यू को 2 पुट कर देंगे, थर्ड, ठीक है। अब आप इसमें थोड़ा सा अलग चीज देख पा रहे हो। अब तक क्या हो रहा था, अब तक नोड ज्यादा बन रहे थे, एंटी नोड कम बन रहे थे, लेकिन इस केस में अब 2 एंटी नोड जब n की वैल्यू 1 है और नोड 1। अगले केस में देखो सिमिलर पैटर्न चलेगा, 2 नोड और 3 एंटी नोड, ठीक है, और 3 नोड और 4 एंटी नोड। तो यहां से आपको फर्क दिख रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें हमने 3 केस किए, ठीक है, इसमें हमने 3 केस किए, स्टेशनरी वेव में 3 केस करने हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक ऑफ अवर यूनिट और ऑफ सिलेबस, बीट्स। बीट्स क्या होते हैं, द पीरियोडिक वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। वैसे तो इसका आपको सिंपली पता होना चाहिए, बिकॉज ये एक जनरल चीज है, बीट्स, ठीक है। व्हेन बीट्स आर फॉर्म्ड एन ऑब्जर्वर विल नोट अ रेगुलर स्वेलिंग एंड फेडिंग ऑफ द साउंड रिजल्टिंग इन थ्रोबिंग इफेक्ट ऑफ साउंड कॉल्ड बीट्स। देखो ये आपको पता है, यहां पे ध्यान दो, ये एक रेगुलर पैटर्न है, ये 2 वेव्स हैं आपके पास, ये 2 वेव्स जब मिलेंगी, अगर ये वाली वेव आ रही है देखो ऐसे, तो ये क्या बना रही है, बीट्स बना रही है, ठीक है। अब जैसे दिख रहा है आपको, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये रेड वाला, ये वेव 1 और ये वेव 2, 2 वेव्स हैं आपके पास। यहां पे देखो ध्यान से, ये क्या है, क्रेस्ट, और ये क्या है, ट्रफ। तो इसका जो पहला ही वेव आ रहा है वो क्या है, आपका क्रेस्ट,
और जो दूसरा है वो है ट्रफ। तो जब क्रेस्ट पे ट्रफ गिरती है एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। आप देख पा रहे हो जो बीट का जो पैटर्न होगा वो ग्रीन में है। ये देखो, लाल वाला पहली वेव के लिए और ब्लू वाला दूसरी वेव के लिए, और आप देख पा रहे हो दूसरे के अपोजिट हैं। एक जगह क्रेस्ट है, एक जगह ट्रफ है। और आपको पता है जब क्रेस्ट पे ट्रफ गिरती है, ट्रफ पे क्रेस्ट गिरती है, तो एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। तो आप देख पा रहे हो ये जो ग्रीन वाली जो है ना बीच में, इनके जो ग्रीन वाली है, ये है आपकी बीट का पैटर्न। मतलब एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, जब क्रेस्ट पे क्रेस्ट गिर रही है, ट्रफ पे ट्रफ गिर रही है, तो एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है रिजल्टेंट का। लेकिन जब क्रेस्ट पे ट्रफ या ट्रफ पे क्रेस्ट गिर रही है तो एम्पलीट्यूड घट रहा है। तो दिस इज द बीट पैटर्न। जो ग्रीन कलर में है वो बीट पैटर्न है, बाकी ये दिखा सकते हैं हम। सेम ऐसे ही यहाँ पे दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं। देखो, एक है रेगुलर लाइन, एक है डॉटेड लाइन। एक है F1, एक है F2, मतलब न्यू1 या न्यू2। तो बीट पीरियड ऐसे इन दोनों का एनवलप में। तो अगर हम एनालिटिकल ट्रीटमेंट की बात करें, इसका भी छोटा सा एक डेरिवेशन है। अगेन y1 और y2, a sin 2 पाई। F1 यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है, आप न्यू1 भी लिख सकते हो आप, ठीक है। प्लस a sin 2 पाई F2 t, इसको हम कॉमन ले लेंगे a को, sin 2 पाई F1 t। अब हमें पता है, अब हम इसको अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे, फिर दोबारा से आइडेंटिटी यूज करेंगे। ये आइडेंटिटी हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस आइडेंटिटी के बिना आप ये डेरिवेशंस नहीं कर पाओगे। तो जब हमने पुट किया तो हमारे पास ये आ गया फॉर्मूला, ठीक है। पीछे हमने आइडेंटिटी यहाँ पे दिखा दी, अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। हमने क्या कर लिया यहाँ पर, इस टर्म को अल्फा मान लिया, ठीक है, और इस टर्म को हमने बीटा मान लिया। ओके, तो पुट कर देंगे हमें सारी वैल्यूज। तो हमारे पास y इज इक्वल टू आर, इसको हमने अगेन आर ले लिया, इसको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। नाउ कंसीडर दिस रिलेशन। अब हमने क्या कर लिया, सपोज ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास, ये वाली, ये 0 के इक्वल है, पाई के इक्वल है, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, बिकॉज कोस की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, 0 पे होती है, 180 पे होगी, 2 पाई पे होगी, और मैंने आपको बता दिया कोस की वैल्यू का फर्क आता है +1 का। 0 पे +1, पाई पे -1, 2 पाई पे +1, ठीक है, 3 पाई पे -1, 4 पाई पे +1, ठीक है। When the difference in the frequency of the two waves is small, the variation in intensity is readily detected on listening to it. As the difference increases beyond 10 per second. अच्छा, आपने इससे पहले छोटी क्लास में एक चीज पढ़ी होगी, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं ना, तो 1/16 सेकेंड, 1 सेकेंड के 16वें हिस्से तक उसकी इमेज हमारे मतलब माइंड में रहती है। वैसे ही जब हम किसी साउंड को सुनते हैं, इसे कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ साउंड, परसिस्टेंस ऑफ साउंड, उसे कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो 1 सेकंड के 16वें हिस्से तक वो इमेज हमारे माइंड में रहती है। इसीलिए आप जब किसी बच्चे को एप्पल बोलोगे, एप्पल नहीं समझेगा, लेकिन जब वो उसको आप दिखाओगे ना एप्पल, तो डेफिनेटली वो शेप को रिकॉग्नाइज कर लेता है। सिमिलरली दो साउंड्स को अगर डिस्टिंग्विश करना हो, तो वहां पर कोई भी जब हम साउंड सुनते हैं तो 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक वो हमारे दिमाग में रहती है, माइंड में रहती है, ठीक है। लेकिन अगर जो ये डिफरेंस है, मान लो 2 बीट्स आ रही है, इससे भी कम टाइम में आ गई, तो हमारा माइंड उन 2 बीट्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। यहाँ लिखा हुआ है, व्हेन द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू वेव्स इज स्मॉल, the variation in intensity is rarely detected or listening to it. As the difference increases beyond 10 per second, it becomes increasingly difficult to distinguish them. If the difference in the frequencies reaches the audible range, an unpleasant note or low pitch called the beat note is produced. The ability to hear this beat note is largely due to the lack of linearity in the response of the ear. ठीक है, अगेन बिल्कुल सेम वेव्स ऐसी बनेगी। The mass experiences its maximum upward velocity at which of the following position? इसमें से कौन सा सही है, तो 7 सेंटीमीटर मार्क। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये हम देख सकते हैं। नेक्स्ट जब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो वहां पर हम इन्हें सोल्व करेंगे। सो दैट्स इट, आवर सिलेबस इज ओवर।